बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के आगे के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में बच्चों हमने 15 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। आपको पता ही है कि बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। तो आगे के क्वेश्चन शुरू करने से पहले बच्चों एक यहाँ पर हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो लास्ट वीडियो में इसमें मैंने ये गलत ऑप्शन को करेक्ट कर दिया था, तो इसको हम सही कर लेते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से देख लेते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें पता ही है, सरफेस विद कांस्टेंट पोटेंशियल। अब यहाँ हमें बताना है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है। दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए ये सही ऑप्शन नहीं होगा। दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम एकदम से श्योरली बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो स्फीयर्स नहीं बनते हैं। पर यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है बच्चों, अगर पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए तो ऐसे ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। पर सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, अगर किसी और शेप में है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म है इस तरीके से, ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इसके लिए नहीं बनेंगे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। इसलिए इसको हम बोल देंगे कि ये जो है ये प्रॉपर्टी नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये बी, क्योंकि ये किसी एक ही केस के लिए सही है, सभी के लिए नहीं है सही, तो ये प्रॉपर्टी नहीं हुई इसकी। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बच्चों जब पोटेंशियल में चेंज ही नहीं होगा तो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज को हम क्या बोल देंगे कि जीरो है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता, कहीं पर भी मूव करें। दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स। तो इमेजिनरी स्फीयर्स तो होते ही हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इमेजिनरी सरफेसेस, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था हमारा जो लास्ट वीडियो में थोड़ा सा हमें करेक्शन करना था। अब देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 से ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी एक चार्ज की कुछ फील्ड है, उस फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं तो उसको मूव कराने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है। यही वर्क डन जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और इसका फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर। के यहाँ पर कूलम कांस्टेंट है, आर दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं आगे। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट टुवर्ड अनदर इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन लाया जा रहा है, मीन्स एक नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के पास एक इलेक्ट्रॉन लाया जा रहा है, मीन्स नेगेटिव चार्ज ही लाया जा रहा है। तो इसको लाने में अगेंस्ट द रिपल्शन वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं तो रिपल्शन होगा इनके बीच में, तो उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा इसको पास लाएंगे उतना ही इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रही है तो फोर्स इंक्रीज होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसलिए एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, सेम चार्ज है इसलिए। अब 17 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ओ एज शोन इन फिगर। वर्क डन इन टेकिंग अनदर चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम पॉइंट ए 0 a to another point B A0 along the straight path AB is। यहाँ बच्चों हमें ये फिगर दिख रही है, फिगर में ये यहाँ पर है ये ओरिजिन O जिसपे कि प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमें दिख रहे हैं, वाई एक्सिस पर A पॉइंट लिया गया है, 0 A इसके कोऑर्डिनेट्स है, मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, A है। अब यहाँ पर रखा गया है माइनस क्यू चार्ज को, इस माइनस क्यू चार्ज को
ए से लाया गया बी तक, ए से बी तक ला रहे हैं इसको, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको A0 दिए हुए हैं, मीन्स ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, ए है ये भी। तो अब हमें ये बताना है कि ए से बी तक लाने में, यहाँ से इसको यहाँ तक लाने में कितना वर्क किया गया, ये बताना है हमको, वर्क डन। ठीक है, तो ए से बी तक के लिए वर्क डन बताना है। तो अब ए से बी तक में वर्क डन कैसे हम फाइंड करेंगे, हम देख लेंगे पहले कितनी एनर्जी थी इसमें, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज में, जिस टाइम वो ए पर था, और फिर देख लेंगे कि जब इसको बी पर ले आए तो तब कितनी एनर्जी है इस प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में, जब ये यहाँ पर आ गया। तो जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वही वर्क डन होगा। तो जिस टाइम पर ये माइनस क्यू चार्ज ए पर है, उस टाइम पर एनर्जी U इज इक्वल टू, ये ए के लिए निकाल रहे हैं, के क्यू क्यू अपॉन ए, और माइनस साइन क्यों, क्योंकि ये वाला क्यू जो है ये नेगेटिव है। यू बी देखें, के क्यू क्यू अपॉन ए, और ये भी नेगेटिव ही रहेगा। अब ये बी के लिए है, ठीक है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हुए, डिस्टेंस भी नहीं चेंज हुई, तो आपने देखा क्या पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज हुआ, सेम है। तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए वर्क डन क्या होगा, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ही वर्क डन के इक्वल होता है, तो इसलिए कोई चेंज नहीं है एनर्जी में, तो W इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू 0। तो डी ऑप्शन करेक्ट आ गया इसका बच्चों। 17 में ये जो लिखा है ये थोड़ा सा हटा देते हैं, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आ गया इसमें। अब देखते हैं 18, two charges Q1 and Q2 are placed 30 centimeter apart as shown in figure. A third charge Q3 is moved along the arc of circle of radius 40 centimeter from C to D. ये फिगर में हमें दिख रहा है कि एक चार्ज रखा हुआ है Q3, Q3 को C पे रखा गया है, जो इस Q1 चार्ज से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और इस Q3 को ऐसे ही सर्कुलर पाथ पे लाया जा रहा है, डी तक ले आए हैं इसको, डी पे आ जाता है फिर ये Q3। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज Q3K अपॉन 4πε0 वेयर K इज, हमें इस K की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं कि कितनी वैल्यू आती है, और उसको इसके इक्वल रख देंगे, और वहां से फिर हम K फाइंड कर लेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, हमें पता ही है कि हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे जिस टाइम पर Q3 यहाँ पर है, फिर जब Q3 D पर आ गया उस टाइम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे, और इनका डिफरेंस ले लेंगे। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 को बच्चों हम यहाँ अच्छे से समझ लेते हैं। इनिशियली कैसा सिस्टम है वो ड्रॉ कर लेते हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ये है ए पर रखा हुआ है Q1 चार्ज, ये है बी, और बी पर रखा हुआ है Q2 चार्ज, ठीक है, ये Q2 चार्ज रखा हुआ है बी पर, ये है सी पर Q3 चार्ज रखा हुआ है। तो अब इस सिस्टम की एनर्जी निकालने के लिए हमें सभी पेयर्स जो हैं उनके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, और फॉर्मूला हमको पता ही है एनर्जी का, के Q1 Q2 अपॉन आर। तो सारे पेयर्स के लिए लेंगे, यहाँ ए बी के लिए, ए सी के लिए, और बी सी के लिए, तो हम सी को बी से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। डिस्टेंस हमें ये 30 सेंटीमीटर गिवन है, ये 40 सेंटीमीटर गिवन है, और ये वाली डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1600 प्लस 900 2500, और उसका स्क्वायर रूट 50 सेंटीमीटर। ये वैसे भी हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 3 4 5 इस तरीके से साइड्स रहती हैं। तो अब यहाँ हम इनिशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं सिस्टम के लिए, तो सभी पेयर्स के लिए निकाल रहे हैं। तो पहले ए से बी तक के लिए देख रहे हैं, तो के Q1 Q2 अपॉन 30 सेंटीमीटर को हम 0.3 लिख दे रहे हैं मीटर में। फिर हम ए और सी के लिए ले लेते हैं, के Q1 Q3 अपॉन 0.4। फिर हम बी से सी के लिए ले लेते हैं, के Q2 Q3 अपॉन 0.5।
5। Q3 इस तरीके से एक सर्कल की फॉर्म में से सर्कुलर आर्क यहाँ पर है, उसमें ये यहाँ पर आ गया D पॉइंट पर, और A से D तक की जो डिस्टेंस है ये AD, ये 40 सेंटीमीटर ही है, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी इसमें बोला है कि ये सर्कुलर पाथ पर है, तो AC इज इक्वल टू AD। तो हम इसे दिखा सकते हैं कि ये सिस्टम अब नया किस तरीके से बन गया। ये है एक सिंगल लाइन जिसमें यहाँ पर है ए पर रखा हुआ है Q1 चार्ज, ये है बी पर है Q2, और यहाँ पर आ गया ये डी पर आ चुका है अब Q3 C से D पर आ गया है। डिस्टेंस ये है 30 सेंटीमीटर और ये टोटल ये 40 सेंटीमीटर है, तो अब ये बची हुई यहाँ 10 सेंटीमीटर हो गई B से D के बीच में। तो अब ये नया सिस्टम बन गया। अब हम इस सिस्टम के लिए फाइनल एनर्जी फाइंड कर लेंगे। तो U फाइनल कितना हो गया बच्चों, ये A और B सेम ही रहेगा, तो K Q1 Q2 अपॉन 0.3। A D भी सेम रहेगा, तो K Q1 Q3 अपॉन 0.4। अब B से D तक के लिए ये हो गया K Q2 Q3 अपॉन 0.1, है ना। ये 10 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये फाइनल है। अब क्या निकालना है हमें, UF माइनस UI, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस। तो जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो ये हमें दिख रहा है कि ये दोनों टर्म सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगी, ये भी सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं कि Q2 Q3 दोनों में ही है, तो इसको हमने ऐसे बाहर लिख लिया, अंदर ब्रैकेट में 1/0.1 माइनस 1/0.5। अब क्वेश्चन में बच्चों हमें ये गिवन है, यहाँ पर ये है एनर्जी का डिफरेंस UF माइनस UI, तो इसको हम इस साइड लिख लेते हैं Q3 K, और ये बच्चों 1/4πε0 को हम लिख देते हैं ऐसे K, कूलम कांस्टेंट की फॉर्म में, ठीक है, ऐसे लिख ले रहे हैं ये, क्योंकि इधर हमने स्टार्टिंग से कूलम कांस्टेंट ही लिया हुआ है K Q2 Q3, और यहाँ पॉइंट हटाया, ये 0 लग गई, पॉइंट हटाया 0 लग गई, 5 2 जा 10, तो 10 - 2 कितना आ गया 8। अब क्या क्या यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, कूलम कांस्टेंट कैंसिल हो गया, Q3 से Q3 कैंसिल हो गया, तो इस K की वैल्यू आ गई 8Q2। अब ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों ये 8Q2 ये हमारा C ऑप्शन है, तो 18 का आंसर है C आ गया, C करेक्ट है। अब देखते हैं 19, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू कैरी 6 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ। बच्चों ये यहाँ पर ना 9 वोल्ट है, Q लग रहा है ना, ये Q वोल्ट, तो ये हमें V की वैल्यू दी हुई है 9 वोल्ट। फाइंड क्या करना है, वर्क, तो हमको फॉर्मूला पता ही है W के लिए, W इज इक्वल टू VQ, फॉर्मूला आपने पढ़ाई है। तो V कितना दिया हुआ है 9, Q कितना है 6 इंटू 10⁻⁻6, ये माइक्रो कूलम को हमने कन्वर्ट कर लिया कूलम में। 9 6 जा 54, तो 54 इंटू 10⁻⁻6, तो ये है ये वाला ऑप्शन 54 इंटू 10⁻⁻6, तो इसमें भी C ऑप्शन करेक्ट आ गया। अब देखते हैं 20, क्वेश्चन नंबर, an electron initially at rest is accelerated through a potential difference 200 volt, ये V की वैल्यू हो गई, so that it acquires a velocity 8.4 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये V हो गया। द वैल्यू ऑफ E by m ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें E by m निकालना है बच्चों। हमारे पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, K इज इक्वल टू हाफ mv², और ये जो काइनेटिक एनर्जी है K, इसे लिख लेते हैं EV। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये हाफ mv² हो जाएगा। हमसे E बाय m पूछा है, तो E अपॉन m क्या हो गया, v² अपॉन 2v। अब बस हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, हमको वेलोसिटी दी हुई है 8.4 इंटू 10⁻6, इसका स्क्वायर 2 इंटू V दिया हुआ है 200, इसे सॉल्व करना है हमें, तो हम 8.4 इंटू 8.4 इंटू 10⁻12, और यहाँ अपॉन में लिख लेते हैं 2 इंटू ये 200, तो 2 से इसे काट दिया हमने, ये आ गया 4.2,
फिर ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं, 0 हटा के 12 माइनस 2 और इस 2 से इसको भी काट दें तो 4.2। तो अब ये 4.2 का हमको करना है स्क्वायर। 42 का स्क्वायर होता है बच्चों 1764। ठीक है, अब यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट तो ये 17.64 इंटू 10 टू द पावर ये 12 माइनस 2 ये आ गया 10। इसको हम लिख लेंगे 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11। ये E बाय M की वैल्यू आ गई। E जो है चार्ज है तो कुलाम और ये मास ये केजी। तो अब देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा 20 में। ए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ए 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम पर केजी। Question number 21. There is 10 unit of charge at the center of a circle of radius 10 meter. तो एक 10 मीटर रेडियस का ऐसे एक सर्कल है, इसके सेंटर पर 10 यूनिट चार्ज रखा हुआ है। वर्क डन इन मूविंग 1 यूनिट ऑफ चार्ज वंस अराउंड द सर्कल। अब यहाँ पर सपोज किसी पॉइंट पर ये ऐसे 1 यूनिट का चार्ज है, इसको घुमाया जा रहा है पूरे सर्कल पर, इस तरीके से ऐसे घुमा रहे हैं इस पे। तो एक पूरा राउंड लेने के लिए कितना वर्क होगा। तो अभी हमें अच्छे से समझ आ गया है कि कोई भी चार्ज जो है उसके लिए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स जो बनते हैं, ऐसी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो कोई वर्क होता ही नहीं है, इसलिए क्या जाएगा यहाँ पर वर्क डन 0, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कहीं भी मूव कराएं चार्ज को कोई वर्क नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22. The velocity v acquired by an electron starting from rest and moving through a potential difference v is shown by which of the following graph. हमें ग्राफ बताना है वेलोसिटी v और पोटेंशियल डिफरेंस v के बीच में। तो अभी जस्ट बच्चों हमने ऊपर फॉर्मूला ये देखा ही कि ई वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया v स्क्वायर के। तो मीन्स ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मीन्स जो वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग ग्राफ इस तरीके का आ जाएगा पैराबोला शेप में। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों. Three charges Q naught minus Q are placed at the vertices of an isosceles triangle as shown in figure. The net electrostatic potential energy is 0 if Q naught is equal to, हमको बोला है कि एनर्जी कितनी है 0। तो इस कंडीशन के लिए Q naught फाइंड करो, ये वाला जो है चार्ज इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का और फिर उसको 0 रख देंगे तो ये Q naught आ जाएगा। तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। ये सभी पेयर्स जितने भी चार्ज के हैं उनके लिए अप्लाई कर देंगे। तो U इज इक्वल टू के। अब यहाँ पर बच्चों ये जो है Q नॉट के साथ ये वाला माइनस Q और इस Q नॉट के साथ ये वाला माइनस Q बिल्कुल सेम चार्ज है और डिस्टेंस भी सेम है, तो इसको हम 2 करके लिख लेते हैं पहले ही कि 2 के Q नॉट Q अपॉन L और यहाँ पे लगा देते हैं माइनस, क्योंकि ये चार्ज माइनस के। समझ आ गया आपको, दोनों सेम पेयर हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। बचता है ये वाला माइनस Q और माइनस Q के बीच में ये हो गई अंडर रूट 2L। L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2L स्क्वायर और 2L स्क्वायर का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2L, ये आ गई ना साइड इसकी। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं के Q स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2L। माइनस Q और माइनस Q की मल्टीप्लाई क्या आ गई Q स्क्वायर और डिस्टेंस ये अंडर रूट 2L। अब बच्चों ये हमको बोला है कि ये तो है 0, तो इसको 0 रख देते हैं। 0 इज इक्वल टू 2 के Q, ये Q नॉट है यहाँ पर, Q नॉट Q अपॉन L प्लस के Q स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2L। ये है माइनस में। अब हम इसको दूसरी साइड ले जाते हैं। 2 के Q नॉट Q अपॉन L इज इक्वल टू के Q स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2L। इसमें देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। L से L कैंसिल हो गया, K से K और Q से इसका स्क्वायर। क्या बचता है 2Q नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन अंडर रूट 2। अब इस वाले 2 को भी हम दूसरी साइड ही लिख लेते हैं, मीन्स यहाँ अपॉन में। अब ऑप्शन में तो बच्चों ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं,
तो हम ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं Q अपॉन, और ये 2 को अंदर रूट में ले आते हैं तो 4 हो जाएगा ये अंदर जाके, 4 2 जा 8। अब भी मैच नहीं कर रहा है, तो अब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से इधर ही है डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर तो हो गया 2Q और ये वाला 2 रूट में आया तो 4, 4 8 जा 32, तो 2Q अपॉन अंडर रूट 32। तो ये ऑप्शन ऐसे मैच कर रहा है। तो बच्चों ये भी ऐसे हमें ध्यान देना होता है कि हमारा आंसर जो आया हम तो देख के ये सोचे ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनसे हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि मैच तो नहीं कर रहा है सॉल्व करने पे। तो 23 का बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया? बी ऑप्शन करेक्ट आ गया है। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। बच्चों अब ये हैं बेस्ड ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर आपको पता ही है एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होती है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू। ये स्फेरिकल कंडक्टर है नहीं सिलेबस में, पर जस्ट यहाँ पर फॉर्मूला ही पूछा है तो वो हमें पता होना भी चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर रेडियस यहाँ पे दी हुई ही है, तो हम देख सकते हैं सी आर से कैसे रिलेट कर रहा है, डायरेक्टली। तो ये ऑप्शन करेक्ट आ गया। तो 24 का ऑप्शन डी करेक्ट है। अब देखते हैं 25। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस 18 माइक्रोफैरड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज ट्रेबल्ड and a dielectric is introduced, the capacitance becomes 72 microfarad. The dielectric constant of the medium is, हमें इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, के फाइंड करना है हमें, कि जो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं बच्चों, इंसुलेटर्स होते हैं, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इंसर्ट कर देते हैं तो उनका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस कितना है उनका 18 माइक्रोफैरड। 25 को भी हम इस साइड सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ पे बच्चों सी नॉट, ये इनिशियल जो कैपेसिटेंस है वो हमें दे रखा है 18 माइक्रोफैरड, और ये 18 माइक्रोफैरड किसकी वैल्यू है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये फॉर्मूला होता है सी का, तो ये इसके इक्वल है। अब बोला है कि डिस्टेंस को कर दिया 3 टाइम्स, डी को 3 टाइम्स कर दिया। मान लेते हैं कि अब ये हो गया सी, तो ये C हो गया, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D है। इसे लिख सकते हैं C नॉट अपॉन 3, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये किसकी है, यही तो है ना C नॉट। अब C नॉट कितना है 18, तो 18/3 से ये C की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइक्रोफैरड। अब बच्चों इसमें एक और क्या किया गया है कि प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया। तो जब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो जो नया C आता है, सी डैश मान लेते हैं इसको, वो के टाइम्स हो जाता है पहले वाले के। ठीक है ना, पहले वाले का के टाइम्स हो जाता है। तो पहले कितना था 6, अब कितना हो जाएगा के टाइम्स, तो के इंटू 6 हो जाएगा। और इस सी डैश की वैल्यू हमें 72 दी हुई है, के हमें फाइंड करना है, और ये सी कितना है 6, तो यहाँ से के कितना आ गया 72/6, तो ये हो गया 12। ठीक, 12 ऑप्शन इसमें देखते हैं हम, तो 25 का ये ऑप्शन आ गया करेक्ट सी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आ गया। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है हमें एक बार समझ लेते हैं फिर से, कि पहले तो ये लिया गया है एक कैपेसिटर, इसके लिए सी नॉट है कैपेसिटेंस। फिर क्या किया गया, इसके बाद इसमें चेंज कर दिया गया, प्लेट की डिस्टेंस जो है वो 3 टाइम्स कर दी। पहले जैसे ये डी थी तो अब ये कर दी 3D, तो हमने मान लिया अब कैपेसिटेंस हो गया सी। फिर क्या किया गया इसमें अगले स्टेप में, इसके अंदर रख दिया गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, तो उससे क्या होता है कि जो अब नया सी आता है वो पहले का के टाइम्स हो जाता है। तो ये 3 स्टेप्स में आपको ऐसे ये ध्यान रखना है। तो के की वैल्यू 12 आ गई, तो ये 25 हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। पुटिंग अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर बच्चों कैपेसिटर ही होता है। द कैपेसिटी मीन्स C, potential V, and potential energy U
रेस्पेक्टिवली, इनमें क्या चेंज आता है इनके लिए हमको यहाँ पे बताना है। तो जब हम कैपेसिटर टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पे हम ये पढ़ते हैं कि ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक ले आते हैं, कोई इंसुलेटर रख देते हैं, तो क्या होता है, अगर ये प्लेट जैसे पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर ऐसे माइनस चार्ज आ जाता है, इधर ऐसे प्लस चार्ज आ जाता है। तो इसमें और चार्ज स्टोर किया जा सकता है, मतलब सी तो इंक्रीज ही होता है हमेशा जब भी डाइलेक्ट्रिक रखते हैं। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जब इंसर्ट किया जाता है प्लेट्स के बीच में, तो सी तो हमेशा ही इंक्रीज होता है। बाकी अब पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ चार्ज यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज हो जाता है ना, प्लस माइनस, तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है, तो सी तो इंक्रीज होगा और पोटेंशियल इस केस में डिक्रीज हो जाता है। पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, और V जो है बच्चों वो V नॉट बाय के, तो पोटेंशियल भी डिक्रीज हो गया 1/k टाइम्स, तो इसलिए U भी डिक्रीज हो जाता है, U नॉट बाय के हो जाता है ये भी। इस वाले V की वैल्यू को आप यहाँ पे रख देंगे ना, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो मीन्स C इंक्रीज होगा, V डिक्रीज होगा और U भी डिक्रीज होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, ये A ऑप्शन करेक्ट आ गया। Question number 27. Three capacitor each of 4 microfarad are to be connected in such a way that effective capacitance C equivalent is 6 microfarad. This can be done by connecting. अब कैसे कनेक्ट किया जाए थ्री कैपेसिटर्स को, 4 माइक्रोफैरड के हैं वो, कि जो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आए वो 6 आना चाहिए। बच्चों यहाँ पर हमें फॉर्मूले तो पता है कि जब सी हम पैरेलल लेते हैं, सपोज दो हम ऐसे रेजिस्टेंस ऐड करें तो C1 प्लस C2 होता है, और अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं तो 1/C, सीरीज के लिए क्या हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, इन्हें ध्यान रखेंगे कि ये तो है सीरीज के लिए और ये है पैरेलल के लिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, सीरीज में हम ऐसे 1/, में ऐड करते हैं। तो अब ये 4 वाले हैं, तो हमें ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि दो कैपेसिटर हम इस तरीके से लगाएं और उनके साथ तीसरा हम ऐसे लगा लें। तो ये 4 माइक्रोफैरड, ये भी 4 माइक्रोफैरड और ये भी 4 माइक्रोफैरड। अब देखते हैं ये 4 और 4 सीरीज में हैं, तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 2, और ये है 4, तो ये आ जाएंगे पैरेलल में, और पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। मतलब इसी को ही हम आगे बनाएं तो ये ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा ये। अब ये 4 का यहाँ हो गया 2 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड। क्या किया है हमने, इसमें दो सीरीज में लिए हैं और एक पैरेलल में, तो 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आ गया इसमें। अब 28, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कैपेसिटर इज चेंज्ड फ्रॉम 5 to 30 वोल्ट, वर्क डन इज W, व्हाट विल बी द वर्क डन व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज चेंज्ड फ्रॉम 30 to 60। तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है, और जब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है तो हम V को कैसे लिख देंगे, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर वाले फॉर्मूले को ही हमने इस तरीके से लिख दिया क्योंकि पोटेंशियल में चेंज हो रहा है। तो एक बार ये 5 से 30 हो गया है, दूसरी बार 30 से 60 हो गया है, तो एक बार हम ऐसे ही W1 निकाल लेंगे 5 से 30 के लिए, फिर हम W2 निकाल लेंगे 30 से 60 के लिए। तो इसको हम इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, तो W1 इज इक्वल टू हाफ C V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये हो गया फॉर 5 to 30 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ C और ये 30 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये W1 है। अब W2 हाफ C, ये हम ले रहे हैं अब 30 to 60 के लिए, तो 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर फॉर 30 to
60 वोल्ट। अब इनको हम डिवाइड कर देते हैं बच्चों, W1 अपॉन W2 कर देते हैं, तो ये हाफ सी से तो ये हाफ सी कैंसिल हो जाएगा, तो W1 अपॉन W2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 900 माइनस 25 अपॉन 3600 माइनस 900। इसको सॉल्व करना है हमें, तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं बच्चों थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ना, हम सारी टर्म्स को 100 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसको भी हमने डिवाइड कर दिया 100 से और इसको भी डिवाइड कर दिया 100 से, या कहो 100 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर 9 माइनस 0.25, दोनों को 100 से डिवाइड कर दिया, और ये हो गया 36 माइनस 9। सिंप्लीफाई करना है आपकी मर्जी, जैसे आपको इजी लगे। अब ये हो गया 8.75, यहाँ पर ये आ गया 27, तो हमें चाहिए W2, तो उल्टा कर देते हैं, W2 इज इक्वल टू 27 अपॉन 8.75 और ये W1 हमें बच्चों W दिया हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो हमारे ऑप्शन में इसके जो क्लोज है इसको हम लगभग 9 मान लें, तो 9 3 जा 27, तो वही हमारे इसमें सबसे क्लोज आ रहा है 3W, क्योंकि यहाँ पर W1 हमें दिया हुआ है कि ये W है, तो W2 कितना आ गया 3W, तो ये इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आ गया है। बच्चों यहाँ में ना मेथड्स पे ध्यान देना है, वैल्यूज हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसमें भी करेक्शन हो, पर जो मेथड है उसके हिसाब से हमने किया है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है बी। अब देखते हैं 29, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर and on immersing it into oil is 50 microfarad and 100 microfarad respectively। मीन्स ये वाली तो है एयर में और ये है ऑयल में, सी की वैल्यूज। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे बच्चों, C इज इक्वल टू के सी नॉट, ये एयर के लिए और ये ऑयल के लिए, तो K की वैल्यू क्या हो गई, C ऑयल में, C एयर में, 110 अपॉन 50, 110 अपॉन 50 कितना आ जाएगा, ये 2.2 आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 2.2, तो 2.2 कौन सा ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, तो ये 29 में बच्चों डी ऑप्शन करेक्ट आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं 30, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट। तो इक्विवेलेंट निकालना कोई मुश्किल नहीं है, ये दोनों हैं सीरीज में, तो सीरीज में हम कैसे फाइंड करते हैं, सी सीरीज, तो ये C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये C1 C2 क्या है 25 इंटू 100 अपॉन C1 प्लस C2 125, तो 5 5 जो 125, 5 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 20, तो मीन्स इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो कितना आ गया 20। अब ये जो 20 है वो इस 200 के साथ है पैरेलल में, तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो C इक्विवेलेंट क्या आ गया 20 प्लस ये CS वाला और ये 200, तो ये हो गए 220 माइक्रोफैरड, तो ए ऑप्शन करेक्ट आ गया इसमें। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन नंबर 16 टू 30। अब ये हमारे पास थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हैं, बस 12 और बाकी हैं, तो इनको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इनसे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बच्चों PDF का लिंक, पिछली वीडियो का लिंक, फॉर्मूला शीट का लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।